हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 10 की, जिसमें आज हमें बात करनी है हर्बल कॉस्मेटिक से रिलेटेड। हर्बल कॉस्मेटिक में हमें बात करनी है सोर्स की, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कॉमर्शियल प्रिपरेशन की, थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस। किन किन पर्टिकुलर हर्ब्स की हमें बात करनी है, तो इसमें है एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल की पर्टिकुलर हमें बात करनी है। वन बाय वन सभी की बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं हर्बल कॉस्मेटिक होते क्या हैं। तो जितने भी हर्बल कॉस्मेटिक होते हैं ये प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट के बने होते हैं, जैसे कि हर्ब से बने होंगे, ऑयल से बने होंगे, वैक्सेस से बने होंगे, और इनको नेचुरल कॉस्मेटिक भी कहते हैं। ये स्किन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं एज कम्पेयर टू सिंथेटिक कॉस्मेटिक। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए तो हर्ब्स इसमें डला होगा, जैसे कि एलोवेरा हो गया, आंवला हो गया, क्लोव हो गया, टर्मरिक हो गया। सेकंड इज ये बने होते हैं ऑयल्स के, जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। नेक्स्ट थर्ड इसमें आता है वैक्सेस, जैसे कि इमल्सिफाइंग वैक्सेस यूज होती हैं। उसके बाद अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे कि ब्लीचिंग एजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, परफ्यूमिंग एजेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है ये हम पहले प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे हर्बल कॉस्मेटिक होते हैं इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स में रहते हैं, जिससे कि उसको हम नेचुरल कॉस्मेटिक भी बोल सकते हैं। और इन्हीं की वजह से ये क्या रहता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, स्किन को ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करता है। हर्बल कॉस्मेटिक में सबसे पहले हमारे पास आता है एलोवेरा जेल। अब इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें हमें फैमिली लिखना है, सोर्स लिखना है, थेरेपेटिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखने हैं और थेरेपेटिक यूजेस लिखने हैं। आप इसको टेबल बना के भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो। एलोवेरा जेल की फैमिली होती है लिलिएसी। सोर्स की अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं, मिसलेजिनियस टिश्यूज लोकेटेड इन द लीफ ऑफ एलो स्पेसीज, यानी कि ये ड्राई लीफ से बनाया जाता है और एलो इसकी स्पेसीज होती है। ठीक है, और मिसलेजिनियस टिश्यूज कौन से होते हैं, ये पर्टिकुलर क्या होते हैं, प्लांट सीड्स से कंटेन होते हैं और इसमें पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस रहता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। जिलेटिनियस कंसिस्टेंसी इसमें रहती है, विस्कस होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो बार्बेलोइन इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एलोइसिन और एंथ्राक्यूनोन, ग्लाइकोसाइड्स एलोइमोडीन, एंथ्रोन और कोलिन, सैलिसिलेट और सैपोनिन्स। ये जो भी आपको इसमें से इजी तरीके से याद हो जाए वो आपको याद रखने हैं। थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात की जाए तो एज ए इनको परगेटिव्स यूज किया जाता है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए यूज किया जाता है, ओरल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है, जो स्किन पे एक्ने वगैरह हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, घरों में यूज करते हैं हम लोग भी। उसके बाद ये इट इज यूज्ड एज इरिटेंट परगेटिव के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो इरिटेशन कोज होती है उनको रिमूव करने के लिए। उसके बाद इसको बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आज के टाइम में नॉर्मल हम घरों में भी जो गमले होते हैं उसमें एलोवेरा हम लगा देते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद इट ऑल्सो यूज इन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन बर्न, यानी कि जब स्किन पे हमें लगता है कि भाई कुछ रेडिएशन बर्न टाइप का लगता है तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक की बात की जाए कि भाई एलोवेरा जेल कॉस्मेटिक में कहाँ यूज किया जाता है, तो सबसे पहले तो ये स्किन वगैरह में पेन या फिर ईचिंग के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद एलोवेरा जेल का जो यूज होता है वो स्किन कॉस्मेटिक के लिए एज ए प्रोटेक्टिव सोर्स के लिए किया जाता है। इसके पास प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रहती है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारी स्किन को। उसके बाद जो विंकल्स हो जाते हैं, जो चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए इसमें यूज किया जाता है। इसमें एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम एज ए ऑइंटमेंट क्रीम फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई बर्न कंडीशन होती हुई है, ठीक है, तो उसको हील करने के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक्जिमा में हम यूज कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन है और सोरियासिस में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कॉमर्शियल प्रिपरेशन। एलोवेरा की कॉमर्शियल प्रिपरेशन कैसे होता है, तो इसमें दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है
जिसमें हम बेंजोइन टिंचर्स को यूज करेंगे और एक होता है सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो कंपाउंड बेंजोइन टिंचर्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ बेंजोइन, बेंजोइन रहता है जो कहाँ से प्रिपेयर होता है? स्टोरेक्स से प्रिपेयर्ड होता है, और बाल्सम ऑफ टोलू रहता है, एलोज रहता है, 90% अल्कोहल रहता है। सेपरेशन मेथड जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जो लीफ है उसको कट करके, ठीक है, और लीफ को लेफ्ट कर देंगे, मतलब लीफ को हटा देंगे, और उसके बाद जो उसमें लिक्विड होगा वो हम इसमें कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद दिस लीड्स टू द एलोइन लीकेज आउट ऑफ द लीव, यानी कि जो एलोइन है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो क्या हो जाना चाहिए? अलग हो जाना चाहिए लीव से। उसके बाद फिर नेक्स्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट नोन फॉर इट्स बिटर टेस्ट, यानी कि ये क्या होता है? प्लांट का पार्ट होता है और ये टेस्ट में बिटर होता है और इसमें लेक्सेटिव इफेक्ट रहता है। ठीक है, फॉर ए क्वालिटी प्रोडक्ट इट इज इम्पोर्टेंट दैट द एलोइन इज केप्ट आउट ऑफ द फाइनल जेल, और क्वालिटी को प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो एलोइन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उस फाइनल जेल से क्या हो? अलग हो। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद आफ्टर यू रिमूव द जेल फ्रॉम द प्लांट, जैसे ही आप क्या कर लोगे? उस जेल को प्लांट से बाहर कर लोगे। आपने देखा भी होगा घरों में क्या होता है, जो एलोवेरा लगा होता है, और जब एलोवेरा को हम उसमें लीफ से उसको निकालते हैं तो उसमें एक जेल टाइप का निकलता है जो हम अपनी स्किन वगैरह पे यूज करते हैं, तो ये वही जेल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? प्लांट से जेल को रिमूव कर लेना है और उसके बाद उसको फिल्टर कर लेना है। उसके बाद होमोजेनाइज करेंगे और पेस्चराइज करेंगे और स्टेबलाइज कर देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप इसमें होता है कंसंट्रेट, यानी कि फिर हम उस जेल को क्या करेंगे? कंसंट्रेट करेंगे, और द प्रोसेस फ्रॉम कटिंग द लीव्स एंड द फाइनल, और ये क्या है? फाइनल प्रोसेस है। उसके बाद फिर हम क्या कर लेंगे? एलो को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास 2 दिन का टाइम है, मतलब मैक्सिमम 2 दिनों में आपको इसको कंप्लीट करना है, एक्सट्रैक्शन को। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का मेथड आपको पता होगा, अल्कोहल से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, असेंबली यूज करते हैं, तो उस टाइप से हमें एलो का एक्सट्रैक्शन कर लेना है। ठीक है, क्वालिटी लॉस होने का जो सबसे ज्यादा चांसेस रहता है, वैसे तो ये कई तरीके से हो सकता है, जो क्वालिटी में लॉस होता है वो इसका काफी सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी होता है कि जब हम एक्सट्रैक्शन में ज्यादा टाइम लगाएं तो भी उसका क्या हो सकता है? क्वालिटी लॉस हो सकती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन आर द पुअर क्वालिटी ऑफ लीव्स एंड पुअर और स्लो प्रोसेसिंग, यानी कि इसमें क्या है? पुअर क्वालिटी का रीजन हो सकता है या तो लीफ की वजह से भी वो उसकी क्वालिटी पुअर हो सकती है, अच्छी नहीं है लीव्स, तो उसकी वजह से भी पुअर क्वालिटी हो सकती है जेल की, और या फिर जो स्लो प्रोसेस हो रही है या फिर पुअर प्रोसेस है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? जो जेल है उसकी क्वालिटी पुअर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे? जैसे ही आप उसको कंसंट्रेट कर देंगे तो जो वो कंसंट्रेटेड जेल है उसको आप कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हैं, या फिर वो इंडस्ट्री को आप बेच सकते हैं जहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट बनाया जाता है एलोवेरा जेल के साथ, तो उनको आप उसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलमंड ऑयल के सोर्स की। कहाँ से ये हमें मिलता है? ये क्या है? एक फिक्स्ड ऑयल टाइप है जो हमें प्लांट के सीड को एक्सप्रेस करके मिलता है। प्लांट का नाम क्या है? प्रूनस एमाइगडालस। ये आप नाम याद रख सकते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें फिक्स्ड ऑयल रहता है 40 to 50%, 20% प्रोटीन रहता है, एंजाइम इमल्सन रहते हैं, बीटर ग्लाइकोसाइड एमाइगडालिन रहता है 1 to 3%। उसके बाद वॉलेटाइल ऑयल भी इसमें प्रेजेंट रहता है 0.5%। उसके बाद ये जो एमाइगडालिन है ये क्या देता है? बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड देता है, हाइड्रोलाइसिस जब हम इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद बिटर ऑलमंड कंटेन 80% बेंजल्डिहाइड एंड 2 to 6% हाइड्रोसाइनिक एसिड, यानी कि जब हम एमाइगडालिन को हाइड्रोलाइसिस करते तो हमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, एक होता है बेंजल एल्डिहाइड और एक होता है हमारा हाइड्रोसाइनिक। उसके बाद थेरेपेटिक यूजेस में हम इसमें इन्फ्लामेशन में यूज कर सकते हैं, इम्यून को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, वाउंड को हील करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक की बात की जाए तो इसको लिपस्टिक की प्रिपरेशन करने में यूज किया जाता है, एज ए स्किन क्लिनजिंग प्रोडक्ट में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये स्किन के मॉइस्चराइजर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी ये हेल्प करता है। उसके बाद ईयर वैक्स
में भी इसका यूज होता है। ईयर वैक्स आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्लीन करने के लिए, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। आलमंड ऑयल का मतलब यहाँ पे क्या है, बादाम तेल से है। आपने घरों में देखा होगा कुछ लोग बादाम का तेल यूज भी करते हैं नॉर्मल डेली रूटीन में। तो यहाँ पे कॉमर्शियल प्रिपरेशन की बात करनी है, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कुछ पर्टिकुलर स्टेप होते हैं। अब जो बादाम का तेल होता है, अगर उसका कॉमर्शियल प्रिपरेशन देखी जाए तो कहीं ना कहीं जैसे अखरोट वगैरह होते हैं, नट्स वगैरह होते हैं, उनके ऑयल को जैसे हम निकालते हैं वैसे वैसे वो सिमिलर ही होती है। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो हम नट्स में से जो हम तेल निकालते हैं और जो हम आलमंड में से ऑयल निकालते हैं, वो दोनों सिमिलर स्टेप्स में होते हैं। मेनली होता क्या है कि जो हमारा शरद ऋतु होता है, जो शरद में बारिश होती है अगस्त टू सितंबर के टाइम पे, ठीक है, तो इसमें इनका क्या होता है, इनकी कटाई होती है। मतलब एक प्रॉपर इनका जो जैसे बोए जाते हैं, खेती होती है इनकी, तो अगस्त टू सितंबर में इनकी फिर कटाई होती है, हार्वेस्टेड होता है, ठीक है। सेकंड इसमें क्या है कि जैसे ही कटाई हो जाएगी, यानी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग जैसे ही कटाई हो जाएगी, अगला जो स्टेप होता है इसमें वो होता है छिलका हटाने का। जो हमारा आलमंड है, ठीक है, और हार्वेस्ट होने के बाद यानी कि कटाई के बाद, क्योंकि मैंने बोला कि खेती होती है तो कटाई होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है छिलका उतारना। छिलका क्यों हम उतारते हैं, क्योंकि जब हम इसको कटाई करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि भाई वो पेड़ से ही छिलका जो है वो निकल जाए, तो इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। थर्ड स्टेप इसमें क्या रहता है कि भाई थर्ड, अब हमने छिलका भी उतार दिया और हमने हार्वेस्टिंग भी कर दी। हार्वेस्टिंग के बाद हमने छिलका उतारा, उसके बाद फिर इसको क्या, जो नट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, 2 या 3 दिनों के लिए धूप में रख दिया जाता है सूखने के लिए, जिससे कि क्या ना हो, जिससे कि उसमें कोई मॉइस्चराइजर ना रहे। तो हम क्या करेंगे, 2 to 3 डेज के लिए हम इसको धूप में रख देंगे, या फिर इसमें गर्म हवा भी हम इसमें यूज कर सकते हैं जहां पे गर्म हवा चल रही हो, ठीक है। तो उसके लिए, जिससे कि इसमें नमी ना हो, ये हमें इसमें ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, मेनली जैसे ही हम इसको ड्राई करेंगे तो जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि जो इसमें नमी होती है, वो 5 to 8% क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब हम इसको सुखा देंगे। उसके बाद फिर इसमें हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रैकिंग करेंगे। क्रैकिंग, ठीक है, क्रैकिंग यानी कि जिसमें हम क्या कर देंगे, बीज को अलग अलग कर देंगे, ठीक है, सेपरेट कर देंगे। उसकी शेल को, उस यानी कि उसके खोल को और उसके बीज को हम अलग अलग कर देंगे, जिससे कि हम उसको आगे भी यूज कर सके। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इसमें से एक क्या है, ऑयल अलग निकल जाता है और एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है वो इसमें अलग निकल जाता है जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने सरसों का तेल देखा होगा, तो सरसों के तेल से हमारा क्या निकलता है, खल निकलता है, जो हम मेनली जानवरों के लिए यूज करते हैं, गाय भैंस के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी होते हैं, जो सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं वो अलग निकल जाता है और जो तेल होता है वो क्या हो जाता है, अलग निकल जाता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उन बीजों को क्या करते थे, पीस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। जो भी सीड है वो, उसको हम क्या कर देंगे, पीस देंगे। उसके बाद फिर जो भी हमारा बादाम तेल है, यानी कि जो भी हमारा आलमंड ऑयल एक्सट्रैक्शन हुआ है, हमें मिला है, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, मतलब वो हमारा लास्ट प्रोडक्ट होता है और वही हमारा काम होता है उस फाइनल प्रोडक्ट को निकालने का, ठीक है। यानी कि जब आप क्रैकिंग करते हैं, क्रैकिंग करने के बाद फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो ऑयल निकलता है वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और जैसे भी मतलब इसको क्या करते थे, हम ड्राई कर देते हैं, ठीक है, मतलब सुखा देते हैं और एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। तो ये बेसिक कॉमर्शियल प्रिपरेशन है आलमंड ऑयल की। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल का सोर्स है, ये मेनली क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन होता है। और स्टीम डिस्टिलेशन हम करते हैं, जो भी हमारे लेवेंडर के फ्लावर होते हैं या फिर स्टॉक होते हैं। स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्या है, जो फ्लावर के नीचे जो हमारा पोर्शन रहता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेनली क्या है, ये हमारा लेवेंडर से स्टीम डिस्टिलेशन के हेल्प से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे हमारे हैं
लिनोलोल और लिनाइल एसीटेट और टर्पिनियोल, ओसिमीन और टर्पाइन, फोरऑल, ये हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कॉमर्शियल प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट का मतलब कटाई कर लेंगे। तो जितना भी हमें लेवेंडर चाहिए उतना हम कट करेंगे और उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। उसके बाद जो हमारा ड्राई लेवेंडर है, ठीक है, उसको हम क्या कर लेंगे, सूखने के लिए हम इसको रख देंगे। जो भी फ्लावर्स हमने काटे थे लेवेंडर के, ठीक है, उसको हम 2 से 4 वीक के लिए एक ऐसी जगह रखेंगे जो क्या है, एक तो ड्राई हो और सेकंड डार्क प्लेस हो, मतलब वहां पे कोई भी लाइट का एक्सपोजर ना हो। वहां पे हम इसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं। उसके बाद जो हमारा ड्राई लेवेंडर है उसको हम क्या कर देंगे, एक क्लीन ग्लास जार में हम उसको रख देंगे। ठीक है, सूखे हुए, जो सूखा हुआ लेवेंडर है उसको एक साफ कांच के जार में हम डाल देंगे। सेकंड इसमें आता है इन्फ्यूज। इन्फ्यूज का मतलब होता है उसमें हम क्या है कि जार में हम उसको कैसे रखें। तो जब हम कांच के जार में हम लेवेंडर को रख देते तो उसके ऊपर हमें कोकोनट ऑयल डालना होता है। कोकोनट ऑयल आप मतलब ऐसा डालें जैसे कि वो पूरी जो लेवेंडर है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, उसमें ढक जाए, कंप्लीटली कवर्ड हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसका ढक्कन है, जिस जार में आपने लेवेंडर और कोकोनट ऑयल को डाला है उसको सिक्योर कर देंगे और टाइटली उसको सिक्योर करेंगे जिसमें कि एयर का एक्सपोजर ना हो, और उसके बाद उसको शेक करेंगे। ठीक है, शेक करने के बाद वे जो हमारा हमारा जो जार है उसको हम कहाँ रखेंगे, नियर बाय विंडो रखेंगे। बट ऐसी जगह आपको रखना है जहां पे सनलाइट डायरेक्टली ना आए। ठीक है, उसके बाद 7 to 10 डेज तक हमको रखना है और उसके बाद फिर हम हर डे जैसे भी एज सुन एज जैसे भी हो हमें हर डे उसको क्या करना है, शेक करना है। थर्ड इसमें आता है हमारा कॉमर्शियल प्रिपरेशन में स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का क्या मतलब है, स्ट्रेन का मतलब है छान लेना, फिल्ट्रेशन कर लेना। ठीक है, तो हमें कैसे फिल्टर करना है, कैसे उसको छानना है, या तो कोई आप छलनी ले लो या फिर आप क्या ले सकते हो, चीज क्लॉथ आप यूज कर सकते हो। बहुत पतला फाइन होता है जो बहुत अच्छे से फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका मिक्सचर है उसको क्या कर लो, एक फनल की हेल्प से, मतलब जो आपका क्या निकला है फिल्टर करने के बाद आपका जो ऑयल निकला है उसको आप क्या कर लेंगे, फनल की हेल्प से आप उसको एक क्लीन जार में आप उसको फिल कर लीजिए। ठीक है, फिल करने के बाद फिर उसको क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो। स्टोरेज जो है वो कूल प्लेस में आप स्टोर करेंगे और डार्क प्लेस होना चाहिए, यानी कि वहां पे सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, कूल प्लेस और डार्क प्लेस में आप रख सकते हो। और उसके बाद हम इसको कम से कम 1 साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब आप इसको यूज में ले सकते हो 1 साल तक। नेक्स्ट इसमें आता है थेरेपेटिक यूजेस। तो मेनली हम इसको ये क्या करता है, रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है और इसको हम एंजाइटी के ट्रीटमेंट में, फंगल इन्फेक्शन में, एलर्जीज में हम यूज कर सकते हैं। डिप्रेशन में हम इसको यूज करते हैं। इंसोम्निया, जब नींद नहीं आती है उसमें हम यूज कर सकते हैं। एक्जिमा, नोजिया या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो क्रैम्प्स होते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक यूजेस की अगर बात की जाए तो मेनली ये जो लेवेंडर ऑयल होता है इसका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना। ठीक है, और जितने भी हमारे ब्रेकआउट्स होते हैं, एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं, उनको हील करना, यानी कि ये प्रिवेंट करता है। उसके बाद सेकंड इसमें आता है कि जो भी हमारे लेवेंडर ऑयल है उसको हम सोरियासिस को ठीक करने, सोरियासिस भी क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, स्किन पे होता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो लेवेंडर ऑयल्स होता है ये एज ए स्किन्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, और जितना भी हमारा रेडनेस और इरिटेशन होता है स्किन पे उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। आता है हमारे पास ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को हम लोग हिंदी में जैतून का तेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी फैमिली है ओलियेसी और इसका जो पर्टिकुलर सोर्स है ये फिक्स्ड ऑयल रहता है, और जो हमारे फ्रूट के रिप्स होते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करके बनाया जाता है। और फ्रूट्स का नाम यहाँ पे क्या है, ऑली यूरोपिये लिन।
ये फ्रूट्स का नाम है जहां से ये लिया जाता है। तो मेनली इसका जो सोर्स है वो ये है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें ट्राइग्लिसराइड रहता है और मेनली कौन से फॉर्म में रहता है, ओलिन और पैल्मिटीन और लिनोलीन, ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कमर्शियल प्रिपरेशन की बात करें तो इसे मेनली होता क्या है कि जो ऑलिव्स होते हैं यानी कि जो जैतून होता है, तो जैतून का जो फ्रूट होता है, ठीक है, फ्रूट यानी कि फल, उसको क्या करके, उसको रिप करके और उसको क्रश करके और प्रेस करके बनाया जाता है। यानी कि जो ऑलिव का फ्रूट्स होता है उसको क्या कर दोगे, उसको आप प्रेस कर दोगे और क्रश कर दोगे, ठीक है। और सेकंड इसमें ये है कि भाई जो भी हमारे जितना भी हमारा ऑलिव होता है उसमें मेनली मतलब जो हमारा ऑलिव होता है, ऑलिव, ठीक है, उसमें हमारा 20 to 30% ऑयल रहता है और जो इसका फ्रूट पल्प होता है उसमें 60 to 80% ऑयल रहता है। फ्रूट पल्प का मतलब होता है जो फल का गूदा होता है, उसमें 60 to 80% ऑयल रहता है, सबसे ज्यादा ऑयल रहता है। थेरेपेटिक यूजेस की बात की जाए तो न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम इसको यूज करते हैं। और डिमल्सेंट, डिमल्सेंट का मतलब होता है मतलब काम करने के लिए, शांत करने के लिए, स्किन में जो ईचिंग वगैरह होती है उसमें हम इसको यूज करते हैं। मिल्ड लैक्सेटिव में हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक यूजेस में हम स्किन को सॉफ्ट बनाने में यूज कर सकते हैं और एक्जिमा और सोरियासिस जैसी इन्फेक्शन जो भी स्किन पे हो जाता है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट। उसके बाद इसको जो यूज किया जाता है वो ईयर वैक्स का, एज ए ईयर वैक्स इंग्रेडिएंट्स इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल को भी क्या है, डिस्टिल के उसमें बनाया जाता है, यानी कि डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। डिस्टिलेशन हम किन्हें करते हैं, जो भी हमारा फ्लावर का टॉप होता है यानी कि फ्लावर का अपर वाला पार्ट और जो हमारा क्या रहते हैं, लीफी ट्विंग यानी कि पत्तीदार जो टहनियां होती हैं, कौन से प्लांट से ये लिया जाता है, रोजमेरियस ऑफिसिनेलिस। तो जो रोजमेरियस ऑफिसिनेलिस का जो टहनियां होती हैं, पत्तीदार जो टहनियां होती हैं, उनके फूल के अपर पार्ट से ये लिया जाता है, बनाया जाता है। फैमिली है इसकी लैमिएसी, लैमिएसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में है इसमें पी साइमिन और लिनालोल और गामा टर्पेनाइन, थाइमोल, बीटा पाइनिन, अल्फा पाइनिन, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और उसके बाद इसमें जो ऑयल है उसमें मोनोटर्पेनिक हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजनेटेड मोनोटर्पेन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। थेरेपेटिक यूजेस की बात की जाए तो मेनली रोजमेरी का जो यूज होता है वो मेमोरी को बनाए रखने के लिए होता है। मेमोरी मतलब याददाश्त अच्छी बनाने के लिए यंग्स अडल्ट इसको कर सकते हैं। अगर ये रोजमेरी को माउथ में रखते हैं तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि मेमोरी में इम्प्रूव होता है, याददाश्त अच्छी होती है। उसके बाद ये पेन को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको रिड्यूस करते हैं। एज ए कॉस्मेटिक यूजेस की बात करें तो हेयर ग्रोथ में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्किन में डीपली हाइड्रेट्स करके और मॉइस्चर को ये क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी में भी इसको यूज किया जाता है, एक्ने को हटाने में यूज किया जाता है। उसके बाद जो स्किन पे जो दाग धब्बे हो जाते हैं और जो स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, तो उसको भी ये ठीक करता है। नेक्स्ट हमारा आता है सैंडलवुड ऑयल, जिसको आप हिंदी में चंदन का तेल भी बोलते हैं। सोर्स इसका है जो सैंडलवुड बनाया ऑयल ऑब्टेन होता है वो डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है, जब हम सैंडलवुड को डिस्टिलेशन करते हैं। स्पीसीज इसमें है सैंटलम एल्बम लिन, ठीक है। फैमिली है सैंटलेसी, इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसमें मेनली जो रहता है सैंडलवुड में वो रहता है सेंटलोल, ठीक है। और इसमें 2 मिक्सचर प्रेजेंट रहते हैं आइसोमर्स के, अल्फा सेंटलोल और बीटा सेंटलोल, मेनली यही रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हाइड्रोकार्बन सेंटीन भी रहता है और अल्फा एंड बीटा सेंटलीन्स भी रहते हैं। थेरेपेटिक यूजेस की बात की जाए तो मेनली ये कीमो प्रोटेक्टिव एक्शन में यूज किया जाता है। लीवर कार्सिनोजेनेसिस, जब लीवर का के टाइप का कोई कैंसर हो जाता है उसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है, माइस में। डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू ही मतलब अभी यूज हुआ है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन में देखा गया है कि माइस में जब लीवर कार्सिनोजेनेसिस हुआ है तो मेनली ये कीमो प्रोटेक्टिव एक्शन प्रोड्यूस
करता है। उसके बाद ये सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है डाइस्यूरिया। डाइस्यूरिया एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें जब यूरिन होता है, ठीक है, यूरिनेटिंग कंडीशन होती है, तो उसमें डिस्कम्फर्ट और पेन फील होता है, इसको हम डाइस्यूरिया बोलते हैं। कॉस्मेटिक यूजेस में इसका मेनली जो यूज है, हाईली यूज किया जाता है परफ्यूमरी, यानी कि परफ्यूम्स वगैरह में किया जाता है उनको बनाने में, और मेनली इसको सोप बनाने में, फेस में, क्रीम में, और टॉयलेट पाउडर्स जो होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। आज के टाइम में अगरबत्ती वगैरह भी आती हैं। लास्ट हम बात करने वाले हैं सैंडलवुड ऑयल के कॉमर्शियल प्रिपरेशन की। तो मेनली होता क्या है कि अगर हमें सैंडलवुड ऑयल हमें अगर हाईली फ्रिक्वेंस में रिक्वायर्ड होता है, यानी कि अगर आपको ऐसा सैंडलवुड ऑयल चाहिए जिसमें हाई लेवल की फ्रेग्रेंस हो, तो मेनली इसका जो ट्री होता है, ट्री कौन सा है इसका, सैंटलम ट्री जो होता है उसको मिनिमम 15 ईयर ओल्ड का वो होना चाहिए, यानी कि 15 ईयर से पहले आप उसको हार्वेस्टेड नहीं करेंगे। अगर आप उसको हार्वेस्टेड करते हैं तो 15 साल के बाद आप उसको हार्वेस्टेड करें, उसमें से ज्यादा ऑयल और विद हाई फ्रेग्रेंस में वो निकलेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो मेनली सैंडलवुड ऑयल रहता है वो मेनली ट्री के हार्डवुड में रहता है, इसीलिए जितना ज्यादा पुराना ट्री होगा, यानी कि जितना ओल्डर ट्री होगा, उतना ज्यादा उसमें हार्डवुड होगा और उतना ज्यादा उसमें ऑयल कंटेन होगा। तो ये हमारे लिए यूजफुल भी है और बेनिफिट मतलब यूजफुल है और हमारे लिए अच्छा भी है। तो मतलब हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया रहना चाहिए वो 15 साल तक हम उसको नहीं छेड़ेंगे, हार्वेस्ट हम 15 साल के बाद करेंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, मेनली जो ऑयल रहता है वो कहाँ पे रहता है, वुड के बीच में रहता है, टाइटली मतलब वुड के बीच में रहता है। तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ती है। हमें स्टीम डिस्टिलेशन इसमें करना होता है, जिसमें भाप की हेल्प से क्या होता है, हमारा जो ऑयल होता है वो अलग हो जाता है। लेकिन स्टीम डिस्टिलेशन करने से पहले भी आप उसको क्या कर लेंगे, एक पाउडर फॉर्म में आप उसको ग्राइंडेड कर लेंगे, ठीक है। एक पाउडर फॉर्म में जो वुड है, जो लकड़ी है, उसको आप एक पाउडर फॉर्म में बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, और उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे। अब स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम स्टीम देते हैं हाईली हीट पे, हाईली मतलब टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं, और उसमें से जो स्टीम निकलती है वो हमारा हेल्प करती है प्रोडक्ट को कलेक्ट करने में। तो मेनली जो स्टीम डिस्टिलेशन है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हाईली टेम्परेचर पे किसी भी प्रोडक्ट को स्टीम हीटेड करते हैं, और हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए 142 212 होना चाहिए, जिसमें जो हम किस में पास करते हैं, जो पाउडर हमने, जो लकड़ी का पाउडर हमने अभी ग्राइंड किया था, उसमें हम इसको क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ही हम इसमें वुड का जो पाउडर था उसमें हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो मेनली होता क्या है कि जो सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल है, ठीक है, वो निकल जाता है, और जो हमारा लकड़ी वाला सेल्यूलर स्ट्रक्चर है लकड़ी का, वो क्या हो जाता है, उसके अंदर ही लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऑयल चाहिए, तो ये ऑयल क्या हो जाता है, स्टीम की हेल्प से रिलीज हो जाता है। उसके बाद द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड ऑयल देन फ्लो थ्रू ए कंडेंसर एंड कूल, yielding a layer of oil and layer of water। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर मिक्सचर रहता है, ये क्या करता है, स्टीम की हेल्प से और ऑयल, जो स्टीम है और जो ऑयल है वो क्या कर देता है, कंडेंसर की हेल्प से फ्लो करता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो मतलब स्टीम रहती है और जो तेल है, तेल का जो मिक्सचर है, वो क्या करता है, कंडेंसर की हेल्प से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और ठंडा हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, एक साइड तो ऑयल की परत बन जाती है और एक साइड वाटर की परत बन जाती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑयल, तो ऑयल का हम वहां से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद द सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल सेपरेट फ्रॉम द हाइड्रोजोल राइजेस टू द टॉप सो इट कैन बी देन बी कलेक्टेड। यानी कि जो सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल रहता है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है हाइड्रोजोल के फॉर्म में जो हमें चाहिए, और अलग हो जाता है और ऊपर आ जाता है, ठीक है। जो हमें क्या, हमें तो यही चाहिए था, इसेंशियल ऑयल हमारा क्या है, सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल ही है। तो ये जो सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल है, ये हाइड्रोजोल के फॉर्म में अलग हो जाता है और ऊपर आ जाता है, जिससे हम इसको क्या कर सकें, इजी तरीके से कलेक्ट कर सकें। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हर्बल कॉस्मेटिक,
सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस थेरेपेटिक यूजेस और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलोवेरा जेल एंड आलमंड ऑयल। थर्ड हमारे पास आता है डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ रोजमेरी ऑयल एंड सैंडलवुड ऑयल। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के लास्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 11 की, जिसमें हमें बात करनी है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। एक सिंगल टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.